आपका कोड है 315 भारत का संविधान है, उसमें आर्टिकल है 315 जानते हैं क्या है? सर ये लोक सेवा आयोग भारत की अखिल भारतीय सेवाओं के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। केवल लोक सेवा लोक आयोग? सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग। अच्छा, इनका प्रावधान है। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर राजकीय इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक गणित के पद पर काम करते हैं। राजकीय इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक हैं। क्या पढ़ाते हैं, किस विषय के हैं? गणित विषय के सर। गणित विषय। गणित विषय। अरे वाह, वेरी गुड। राजकीय इंटर कॉलेज कहाँ पर है आप? सर राजकीय इंटर कॉलेज रायबरेली में। अच्छा, कब से पढ़ा रहे हैं? 2016 से। 2016 से। मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। किस पद के लिए साक्षात्कार देने हैं? सर प्रधानाचार्य के लिए। प्रधानाचार्य, GIC प्रधानाचार्य। 2016 से पढ़ा रहे हैं, 6 साल हो गया। वैसे भी आपका नंबर आने वाला होगा कुछ दिन के बाद प्रधानाचार्य। सर वर्तमान समय में लगभग 25% लग जाते हैं अगर आपको प्रधानाचार्य बनना है तो अभी काफ़ी समय होगा अगर प्रमोशन का इंतजार करेंगे। अच्छा अच्छा। क्या है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान। पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान है। और क्या क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन में मैंने सर स्नातक और शिक्षा स्नातक विज्ञान वर्ग से कानपुर छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय से किया है और स्नातक की डिग्री मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज से मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में किया है। और सेवा में आने के बाद मैंने मैथमेटिक्स से और राजनीति विज्ञान से पढ़ाई की हमारी और विश्वविद्यालय राम मनोहर भैया विश्वविद्यालय से। इसका मतलब कई विश्वविद्यालयों का आपको अनुभव है, ज्ञान है, कई विषयों का भी आप ज्ञान है, लिमिटेड डिसिप्लिनरी है आप। शिक्षा के प्रति थोड़ा लगाव है तो सेवा के बाद भी पढ़ाते जारी रखा है। कम्युनिटी से आपने MCA किया है? अच्छा अच्छा, वेरी गुड। उसके बाद सर कैंपस सिलेक्शन के बाद 3 वर्ष सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर नोएडा में तैयारी किया है। अच्छा अच्छा, इंजीनियर भी रहे हैं आप? मैथ से आप हैं, मैथ पे एक बड़ी खूबसूरत फिल्म बनी है, ब्यूटीफुल माइंड। देखिए इसके ऊपर है, देखिए नहीं समझ ये भी नहीं पता है किस मैथमेटिशियन के ऊपर है। देखिए नहीं तो चर्चित है। रामानुजन के ऊपर हो सकता है रही वो। जॉन नैश रामानुजन ने मैथ के किस क्षेत्र में? सर मैथ में उन्होंने बेसिकली कैलकुलस के ऊपर काम किया था और इन्होंने नंबर थ्योरी के ऊपर विशेष अध्ययन किया था। इनको नंबरों से बहुत लगाव था और उन्होंने मेन ज्योमेट्री पे भी काम किया है। कोई विशेष ऐसे थ्योरी इन्होंने सर एक मैजिक नंबर करके एक थ्योरी का कुछ दिया था अपने जीवन के अंतिम साल में। जब ये एक अस्पताल में एडमिट थे तो एक उनके फ्रेंड कैनपी थे, जब ये उनकी गाड़ी से उनसे मिलने आए थे तो उन्होंने उनकी गाड़ी का एक नंबर देखा था और उस नंबर की कुछ विशेषता उन्होंने बताई थी, उसे मैजिक नंबर कहा जाता है। तो ये जो भारतीय अंक हैं वो पूरी दुनिया में विख्यात हुए, लेकिन उनको अरेबिक अंक कहा जाता है। वैसे अरेबिक अंक सर क्योंकि भारतीयों ने जो भारतीयों का इतिहास रहा है, भारतीयों ने अपने ज्ञान को बहुत ज़्यादा प्रसार नहीं किया और लेकिन जो अरब क्षेत्र से लोग आए उन्होंने भारतीय ज्ञान को अपनी भाषा में कन्वर्ट कर उसका प्रसार किया। इसलिए अधिकतर भारतीय थ्योरी और भारतीय जो भी ज्ञान रहा है वो उस पर अरब का अधिकार ज़्यादा दिया है। एक विवाद आई थी एक फिल्म की विराट चौहान। जी सर। तो उसमें एक बड़ा फेमस हुआ है 4 मास जो गज। जी सर। तो लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान मर गए और 1206 में घोड़ी मरा। तो क्या 14 साल तक वो बात चलता रहा? अंत में नहीं सर, ये 1206 में मारा सर। जी सर, चंद्रवरदाई ने सर ये उसकी किताब में लिखा हुआ है, लेकिन ये एक मिथक के रूप में माना जाता है कि ऐसी घटना एक चंद्रवरदाई एक अपने राजा के प्रति अपने एक मित्र के प्रति उसने एक उसके चंद्रवरदाई के पुत्र ने ऐसी एक कथा लिखी थी, लेकिन
ये घटना सही नहीं मानी जाती है। नर्मदाई की ऐतिहासिक पात्र है। ऐसा माना जाता है, भाषा वैज्ञानिक कहते हैं वो 400 साल बाद होगा, कोई चंद्रदाई वस्तुतः था ही नहीं, क्योंकि सर 400 साल बाद लिखी गई। लेकिन सर पृथ्वीराज रासो में जो वर्णन है चंद्रदाई का और जो कथाएं हैं वो वर्तमान मेरी जानकारी के हिसाब से वो उनके मित्र थे और उनके साथ ही रहते थे। तो मेरे हिसाब से तो सर ये सही है कि वो उनके समकालीन ही थे। धार्मिक विज्ञान भी आपने पढ़ा है, उसमें रजनी कोठारी का योगदान है। रजनी कोठारी, सर कोठारी आयोग के बारे में तो पता है तो रजनी कोठारी बहुत महत्वपूर्ण किताब है, पॉलिटिकल साइंस की सबसे महत्वपूर्ण किताबें देश में वो नहीं है। सुना नहीं सर मैंने भी मतलब उतना ही पढ़ा विभिन्न है। प्रकार के डेफिनेशन में भी थ्योरम में भी उन्होंने कई चीज़ें किया है। अच्छा सर, तो जैसे कि सर हमने राजेश मिश्रा की किताब फॉलो करी है वो तो कोई पुस्तक तो है, वो तो गाइड है, नोट्स है। सर अभी उस स्तर तक सर अभी क्योंकि हमने 2020 में ही कंप्लीट किया है अभी, तो उस स्तर तक अभी नहीं पहुँच पाए। सब मैथमेटिक्स में नोबल एक दिया जाता है, नोबल पुरस्कार होता है। क्या है वो पुरस्कार और किसको दिया गया है? सर पिछले समय का तो सर हमें याद नहीं है, लेकिन सॉरी सर मैथमेटिक्स में नोबल दिया जाता नहीं दिया जाता है? सर विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन अगर मैथ स्पेशल केवल मैथ के क्षेत्र में तो नहीं दिया जाता। चिकित्सा विज्ञान के, रसायन विज्ञान आपने कहा पिछले साल किसी को दिया गया है, सॉरी सर जानकारी नहीं। फिर भी कोई ऐसा पुरस्कार है जिसे मैथमेटिक्स का नोबल कहते हैं? ध्यान में नहीं है आप जीआईसी में पढ़ाते हैं, जीआईसी में आप जानते हैं जीआईसी विद्यालय जो होता है वो जिले का सबसे अच्छा विद्यालय होता है। सर, याद नहीं है। तो आपको इतना सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चा कुछ बैठा तो क्या बताएंगे आप? अभी विद्यालय का सीजन चल रहा है, विद्यालय आपके खुल गए होंगे, बच्चे जानते भी होंगे कि सर हमारे इंटरव्यू दे रहे हैं। बड़ा चर्चित पुरस्कार लेता है मैथमेटिक्स का नोबल। ध्यान में नहीं है। नोबल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? सर स्थापना अल्फ्रेड नोबेल के नाम से उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। उन्होंने मैथमेटिक्स को दरकिनार कर दिया, कुछ बड़ी रोचक कहानी है। सर एक्चुअली अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, लेकिन उसी की वजह से उनकी हत्या ही हो गई, क्योंकि डायनामाइट से काफ़ी नुकसान हुआ। तो इन लोगों ने किया तो विज्ञान को सम्मिलित किया उसमें, तो हो सकता है कि विज्ञान और नहीं, कुछ ऐसी कहानी है कि मैथमेटिशियंस से फिर नोबेल की हत्या हुई। सर मतलब उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, लेकिन डायनामाइट से काफ़ी नुकसान हुआ, तो उसकी वजह से उनको अपने आविष्कार पर बहुत ज़्यादा अफसोस था, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु में उसका भी योगदान था। कहीं ना कहीं उनको उसका एहसास था कि मेरे इस आविष्कार से काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, तो कहीं ना कहीं उनके मृत्यु में उसका योगदान था सर। सुसाइड वगैरह तो नहीं किए थे? ऐसा कुछ लेखों में लिखा गया है कि उसका योगदान था। पॉलिटिकल साइंस में आपने क्या पढ़ा है? सर पॉलिटिकल साइंस में संविधान के जो भी प्रावधान हैं उनको पढ़ा सर। राज्य क्या है? सर राज्य अगर संवैधानिक रूप से देखें तो अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 में इसकी डेफिनेशन दी गई है, और अगर हम एक राजनीतिक थ्योरी के रूप में देखें तो राज्य के 4 अंग बताए गए हैं, इसमें कि एक निश्चित जनसंख्या, एक निश्चित भूभाग और संप्रभु और एक सरकार होती है, तो इनके कॉम्बिनेशन से राज्य होता है। भारतीय राज्यों संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राज्य हैं क्या विश्व है? सर भारतीय राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो 50 राज्य हैं वो एक समझौते का परिणाम है, और वो कभी भी अलग हो सकते हैं। लेकिन भारतीय राज्य के बारे में ये कहा जाता है अभी भी अलग हो सकते हैं। अलग हो सकते हैं? अलग होने का अधिकार उनके पास है, लेकिन उनके संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि उसकी व्याख्या ऐसे करी गई है कि अलग होने के लिए वो कर सकते हैं उसे। नो कंट्रोवर्सी। संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यों को विनाशी राज्यों का अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, और भारत के राज्यों को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। कई ऐसे देश हैं जहाँ पे जनमत संग्रह द्वारा अलग हो सकते हैं, जिनमें अमेरिका है।
अब तक कुल कितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं? सर 105 संविधान संशोधन हो चुका है। 100 से 105 तक आप बता दीजिए। सर 101 से होता है सर, 101वां संविधान संशोधन GST का है सर, 102 संविधान संशोधन OBC को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया है, 103 संविधान संशोधन से EWS आरक्षण का प्रावधान है, 104 संविधान संशोधन से 10% का आरक्षण SC/ST वर्ग के लिए है, उसका प्रावधान किया गया है, और 105 संविधान संशोधन से 102 संविधान संशोधन करने के बाद जो एक आरक्षण की एक राज्यों की एक सूची थी, उसको बनाने का अधिकार राज्यपाल का खत्म हो गया था, वो अधिकार केंद्र के पास आ गया था, उसे पुनः वापस देने के लिए 105 संविधान संशोधन OBC आयोग के अंदर दिया गया है। पिछड़े वर्गों की पहचान। पिछड़े वर्गों की पहचान की सूची के लिए सर। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। तो मेरे पिताजी ऑफिस सुपरिटेंडेंट रहे हैं, और मेरे सबसे बड़े भाई ने B.Pharma किया है, एक कंपनी में फार्मासिस्ट हैं, और मुझसे एक बड़े भाई हैं रणवीर सिंह, वो एक प्राइमरी विद्यालय में सहायक अध्यापक के तौर पर कार्यरत हैं। मेरी वाइफ हाउसवाइफ है। आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपकी वाइफ को भी मेरी वाइफ सर, जब मैंने उसकी शादी हुई थी, उन्होंने B.Tech किया हुआ है, शादी के बाद उन्होंने BTC किया है, और वो लगातार सिविल सर्विसेज और प्राइमरी टीचर के लिए प्रयासरत हैं। आपकी हॉबीज क्या है? हॉबीज़ मेरी मैडम गाने सुनना है, और यूट्यूब पर कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियोज देखना है। लेटेस्ट अभी कौन सी इन्फॉर्मेशन देखी आप? लेटेस्ट मैंने अभी सिविल सर्विसेज के साक्षात्कार के विषय में कई वीडियो देखी। आपको ऐसा क्या लगता है कि आपके व्यक्तित्व में वो कौन सी ऐसी पॉजिटिव चीज़ है जो सामने वाले को असर कर सकती है? मुझे लगता है कि मैडम मुझे जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं, जिनका प्रयोग मैं प्रशासन में करना चाहूँगा, और एक क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मेरे अंदर है, जिससे मैं समस्या का समाधान आसानी से कर सकता हूँ। आपके अंदर कमियां कौन सी जिन्हें आप दूर करना चाहिए? कमियाँ मैडम मुझे जो लगी हैं अभी कि मुझे संस्कृत के श्लोक याद नहीं होते। जब भी मैं एक भाषण देना चाहता हूँ कि विद्यालय में मुझे ये अवसर मिलता है कभी कभी, तो मैं सोचता हूँ कि मैं एक अच्छा भाषण देने के लिए संस्कृत के श्लोक का प्रयोग करूँ, लेकिन अधिक श्लोक मुझे याद ही नहीं पाते, और याद बोलते समय मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, इसलिए मैं इसका प्रयोग नहीं करता। ये सिर्फ संस्कृत के श्लोकों के लिए है या फारसी के मेमोरी की शेर प्रॉब्लम? याद करिए, संस्कृत के श्लोक में या फिर फारसी के शेर याद कर लीजिए। हाँ, मतलब संस्कृत के श्लोक तो नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि कोई अच्छी शायरी भी याद कर लूँ, तो शायरी तो फिर भी याद हो जाती है, जैसे कुछ चचराहत इंदौरी जी की शायरी है, उनकी आसानी से कभी कभी याद हो जाती है, लेकिन और कुमार विश्वास की याद हो जाती है, लेकिन और जो संस्कृत में दिक्कत हो जाती है। लेकिन और जो मेरे समकक्ष टीचर हैं, वे अपनी शुरुआत ही ऐसे करते हैं कि बहुत प्रभावशाली लगता है, कि मुझे लगता है मुझे भी ऐसा करना चाहिए। कभी अगर समय मिला तो मुझे भी इसका अध्ययन करके किसी कैसे आप ये महसूस कर पाएंगे कि आप प्रभावशाली हो रहे हैं? हो सकता है कि आप हो रहे हैं, खुद का आकलन आप करने के लिए क्या करेंगे? मैडम मुझे जो जब सामने वाला उन चीज़ों को सम्मिलित करता है और लोगों के प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। अच्छा, आप सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं और आप प्रधानाचार्य बनना चाहते हैं। प्रधानाचार्य बनने के बाद आपको वो ऐसी कौन सी जिम्मेदारियां मिलेंगी या आप ऐसा क्या करना चाहेंगे जिससे आपके विद्यालय का स्तर बाकी विद्यालयों के स्तर से ऊपर हो? मैडम मुझे लगता है कि विद्यालयों में जो है स्वच्छता की बहुत ज़्यादा कमी है, बच्चों में जागरूकता नहीं है स्वच्छता के बारे में, उन लोगों को टॉयलेट वगैरह यूज़ करने की भी बेसिक जानकारी नहीं है। पहले बॉयज़ है कि गर्ल्स है? बॉयज़। तो पहले तो मैं ये जागरूकता फैलाना चाहूँगा और ऐसा प्रबंधन करना चाहूँगा कि स्वच्छता के लेकर के उनके मन में एक अच्छे विचार हैं। दूसरा मैडम, एक आधारभूत संरचना विद्यालय की बड़ी समस्या है, लेकिन विद्यालय में PPA फंड एक होता है जिसके माध्यम से हम लोग उसमें विकास कर सकते हैं। अभी मेरे विद्यालय में मैडम बोर्ड की जगह अभी भी हम लोग एक ब्लैक वाले बोर्ड का ही प्रयोग करते हैं। काफ़ी एक समिति की बैठक के बाद डिसाइड भी किया गया बोर्ड लगाने के लिए, लेकिन उनका आकार इतना छोटा है कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन उसमें सॉल्व नहीं हो पाते। स्मार्ट बोर्ड वगैरह नहीं? स्मार्ट बोर्ड वगैरह नहीं है। तो अगर मैं प्रिंसिपल बनूंगा तो सबसे पहले एक स्मार्ट क्लास इसी तरह से अरेंज करने की व्यवस्था करूँगा, एक बेसिक लाइब्रेरी की व्यवस्था करूँगा। दूसरा कि सभी कक्षाओं में जो बोर्ड रखूँगा उसका आकार ऐसा होगा कि एक स्टैंडर्ड आकार होगा, ताकि जो है बच्चों को दिक्कत ना हो। आपने कहा किसी भी तरीके से व्यवस्था करने की कोशिश करूँगा, क्या ये इतना मुश्किल है?
मैडम जो राजकीय इंटर कॉलेज मैडम वित्तीय फंड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं विद्यालय में, लेकिन वर्तमान में एक प्रोजेक्ट अलंकार के तहत राजकीय विद्यालय को, खासतौर से मेरे राजकीय विद्यालय को लगभग 36 लाख रुपये मिले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि व्यवस्था हो जाएगी, अगर करने की मानसिकता रहेगी तो विद्यालय में आधारभूत संसाधनों की व्यवस्था हो सकती है। चलिए, अंतिम प्रश्न है, अगर आप प्रिंसिपल बन जाते हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, तो क्या आपका विजन क्या होगा, क्या इनोवेशन उसमें लाएंगे? सर मेरा सबसे पहला विजन ये होगा कि किसी विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था को इस स्तर तक ले जाएं ताकि जो पहले जीआईसी से रैंकर्स आया करते थे वही रैंकर्स फिर से आने लगे। दूसरा मैं ये करूँगा कि बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए कम से कम किसी न किसी संस्था के साथ या किसी एनजीओ या सीएसआर फंड से कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे उनके अन्य व्यक्तित्व का भी विकास हो सके, और विद्यालय में जो भी स्वच्छता का वातावरण बनाना और एक शैक्षिक माहौल बनाना विद्यालय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वहाँ अनुशासन थोड़ा कम हो रहा है, और अनुशासन कम होने की वजह से लोगों का जीआईसी के प्रति विश्वास कम हो गया है। तो इस विश्वास को पुनः प्राप्त करना मेरा उद्देश्य है। ठीक,